हेलो ऑल स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू आपका अपना चैनल इज कैट क्लास। माय नेम इज अर्पित सोनी, योर डीएलआर मेंटर। तो आई होप, मैं जानता हूं कि आपने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा और आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ डीएलआर सेक्शन। ये एक पार्ट 1 है। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 1 वेयर वी आर गोइंग टू सॉल्व 2 सेट्स of our all India open mock test। इसका अपन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन खास बात यह कि इस डिस्कशन में हम ये भी एनालाइज करेंगे कि सर कौन से सेट को हम कैसे जज करें, कौन सा सेट मेरे लिए था, और कैसे समझे कि सर एक सेट को एफिशिएंट वे में कैसे सॉल्व किया जाता है। हाउ डू वी थिंक अबाउट द टेबल्स, कैसे हम पूरे सेट को डेटा उसका अरेंज करें, कैसे हम कैलकुलेट करें, एंड साथ ही में सर इस लाइन का मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स इसका मीनिंग कुछ और होता है, हम समझ कुछ और रहे होते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस। तो ये हमें जो गैप है उसको हमें ब्रिज करना। वी नीड टू ब्रिज दिस गैप एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर कैसे एक सेट को हम टैकल करें ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। आई नो दैट एग्जाम के अंदर नर्वसनेस होती है, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारे ऊपर स्ट्रेस होता है, हमारे ऊपर टाइम प्रेशर होता है, नर्वसनेस होती है, बट वी नीड टू बिकम फेमिलियर विद दैट पर्टिकुलर फीलिंग। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि सर इस नर्वसनेस के साथ मुझे कैसे हैंडल करना है, कैसे फेमिलियर बनना है। ठीक है, खास बात स्टूडेंट्स ये है, आज के सेशन में अपन सॉल्यूशन के साथ साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? स्ट्रैटेजी, कि सर ये सेट मेरे सामने आता है तो मैं क्या समझ पाता हूँ सेट से। समझना, जब ये सेट मेरे सामने आता है तो इससे मैं समझ क्या रहा हूं। देखो, आपका दिमाग क्या करता है ना, जैसे ही क्वेश्चन आता है आपका दिमाग हड़बड़ा जाता है, आपका दिमाग सोचता है कि इसको मैं सॉल्व कैसे करूं। अरे मेरे भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। हमारा दिमाग, मैं आपको बता रहा हूं, आपके बैकएंड दिमाग में क्या चलता है पता है। जैसे आपके सामने मॉक टेस्ट आया, आप वीआरसी सेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद आप स्विच करते हो डीएलआर पे, आपके सामने एक सेट आता है, आपके अंदर एक लड़ाई चल रही होती है, एक युद्ध चल रहा होता है, एक अनस्टेबिलिटी होती है, एक अनसर्टेनिटी होती है। और अनसर्टेनिटी क्या है कि सर ये सेट मुझसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। सर अभी तो मुझे सेट सेलेक्ट करना ही करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द सेट इज ट्राइंग टू से फर्स्ट। उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो कहना क्या चाहता है, उसमें वेरिएबल्स कितने हैं, उसमें पैरामीटर्स कितने। जज करो कि सर कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। क्या ये मेरे फेमिलियर टॉपिक्स, मेरे स्ट्रॉन्ग जो टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड है, या वो टॉपिक्स है जो कि सर मेरे वीक है। ये सब प्रोसेसिंग में कामली करनी है भाई। 40 मिनट मिले हैं, स्ट्रेटेजिकली देखो ना तो 40 मिनट में तुम सब कुछ डिसाइड कर सकते हो, लेकिन हम हमारे दिमाग के अंदर हलवा फटाफट बनाना चाहते हैं। भाई हलवा बनने का एक प्रोसेस होता है, पहले आटा, पानी, शक्कर, सब चीज अपने टाइम पे आती है, तब जाके वो हलवा बनता है। सब चीज साथ में डाल दोगे तो शायद नहीं बनेगा। ठीक है, तो अपने दिमाग के अंदर एक थॉट एक समय पर होना चाहिए, एक थॉट एक समय पर। उस क्वेश्चन को रीड करो, ट्राई टू जज कि सर उसमें क्या लिखा हुआ है, एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर सेट। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। और जब हम सेट को ट्राई भी कर रहे होंगे तो उसको हम फटाफट से ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि सर हो क्या रहा है, और आपको जज कर लोगे आप कि सेट मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, आए बात करें। मैं सेट को देखकर जज करूंगा कि ये सेट मेरे लिए है या नहीं है। आपको पैरामीटर्स बताऊंगा कि इस पूरे सेट के अंदर पैरामीटर्स कौन कौन से थे जिसको आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, लेकिन इतना बता सकता हूं कि इन दोनों सेट्स को सॉल्व करने के बाद आपको इतना लगेगा कि सर हाँ सर, इन दोनों में से कम मैं एक तो बना सकता था, एक तो बना सकता था। इतनी आपको मैं क्लैरिटी दे दूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पूरे पॉइंट के ऊपर। आई डोंट नो वेदर यू हैव अटेम्प्टेड दीज 2 सेट्स और नॉट, या आपने सेकंड पार्ट में जो 2 सेट सॉल्व होगा उसको आपने अटेम्प्ट किया नहीं किया, लेकिन आई होप आपने एनालिसिस जरूर किया, अपने लेवल पे चारों सेट सॉल्व जरूर किए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अपन सोल्यूशन डिस्कस करते हैं इन दोनों सेट्स का। द सेट 1 जो कि बेस्ड है किस पर, एक काइंड ऑफ क्वांट बेस्ड पजल है ये। अब जो ये सेट ट्राई करना चाहते हैं, जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया, प्लीज हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर सेट एंड देन सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेट। ये आपके पास 5 क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर सेट से लेकर, तो देखते हैं आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो ये तो आपका हुआ उन लोगों के लिए जो कि इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अब बात करते हैं उनके लिए जो इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसको 3-4 बार देख चुके हैं ऐसा लग रहा है उनको। ठीक है, लेट्स रीड। मैं एग्जाम के अंदर रहूंगा, इसको रीड करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा क्या होने वाला है। सर 7 एस्पिरेंट्स। अब समझना, जब मैं रीड कर रहा हूं ना तो क्लैरिटी के साथ रीड कर रहा हूं, सिर्फ रीडिंग के लिए रीडिंग नहीं कर रहा हूं, समझने के लिए रीडिंग कर रहा हूं। ठीक है,
7 aspirants ABCD जो भी नाम है इनके सर appeared for an exam consisting of 100 multiple choice questions. Each correct answer earned student 4 marks, सर 4 marks मिलने वाले, while each wrong answer resulted in deduction of 1 mark. +4 -1. ठीक है, students that were not attempted get no marks. Unattempted के 0 marks. The exam was conducted at various centers. Cities different given है. Each of 7 aspirants was assigned to different center. अच्छा, जैसे ही मैंने फर्स्ट वाले पैराग्राफ को रीड किया इतना मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है सर. 4 नंबर, -1 नंबर, 0 मार्क्स एंड डिफरेंट सेंटर्स. मतलब सर पैरामीटर्स मेरे सामने थोड़े बहुत सेट होना स्टार्ट हुए हैं. एक आदमी, 7 लोग हैं, देयर आर 7 एस्पिरेंट्स, उनके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने अटेम्प्ट करे, और साथ में सिटी. ये क्या मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ? ये मैं इमेजिन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सर अगर आपने टेस्ट लिया इनका तो ये मार्क्स किस लिए लिखेंगे? कैलकुलेट करने के लिए. आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद आप मार्क्स निकालोगे और सिटी भी निकालोगे. तो कहीं ना कहीं सर क्लैरिटी मिल चुकी है कि सर यहाँ पे पैरामीटर्स थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, क्योंकि अटेम्प्ट कितने हैं, सही कितने हैं, गलत कितने हैं, और सिटी कौन सी है. तो सर थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन है, तो मैथ्स के साथ तो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होना पड़ेगा. अब आगे बढ़ते थोड़ा सा. सर फैजान हु अपीयर्स फॉर एग्जाम एट नोएडा स्कोर्ड 75% व्हिच इज द हाईएस्ट स्कोर अमंग ऑल. ओके सर, आगे रीड करते थोड़ा सा और. नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स दैट अमन एंड गगन मार्क्ड इज सेम. ओके. चिराग हु अपीयर्स फॉर द एग्जाम एट फरीदाबाद हैज 7 रॉन्ग आंसर्स एंड स्कोर्ड 253. ठीक है. तो सर मुझे कुछ डेटा गिवन तो है सर. डेटा मुझे गिवन तो है कि गगन का स्कोर 22 लेस देन दिनेश स्कोर. अमन हु अपीयर्स फॉर द एग्जाम एट गाजियाबाद अटेम्प्ट्स 75 क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 275 मार्क्स. इस क्वेश्चन को हल्का सा सेट को रीड करने के बाद मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस पे जंप करता हूं. कि क्वेश्चंस किस टाइप के मेरे पास सामने आए. सर हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड फैजान अटेम्प्ट? तो फैजान के अटेम्प्ट निकालने. इफ 0.05 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर अ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, तो सर ये कंडीशनल क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत क्या सर कुछ केस बन सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करेक्ट? तो सर ये बिना पूरे सेट को सॉल्व करे मैं सॉल्व नहीं कर सकता. ईशा का स्कोर कितना ये भी मुझे निकालना है. टीटा क्वेश्चन है दोनों, लेकिन लिखा है राइट 99 इफ कांट बी डिटरमाइंड. सर गेम तो थोड़ा सा भारी लग रहा है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय भानु एंड दिनेश? भानु एंड दिनेश का टोटल स्कोर का डिफरेंस कितना है? क्वेश्चन को रीड करने पे पता लगता है कि सर बिना सेट को सॉल्व करे आंसर्स नहीं निकल सकते. बिना सेट को सॉल्व करे आंसर्स नहीं निकल सकते. इतना मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है कि सर क्या ये सेट मेरे लिए है. मैं दूसरे सेट्स पे मूव ऑन करूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिसका क्वांट बेस्ड पजल स्ट्रांग है, जिनको पता है कि सर थोड़ी बहुत मैं मैथ्स जानता हूं, उनके लिए सेट है. मैं ये बात मान के चलना, क्योंकि आपके सामने डेटा गिवन है मेरे भाई. आपको डेटा गिवन है और आप अटेम्प्ट कर सकते हो. अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा फोकस के साथ इस सेट को सॉल्व करोगे ना, आपके आंसर्स आएंगे. और मैं आपको प्रूव कर सकता हूं अभी कि अभी. तो हमें करना क्या है, इस सेट के डेटा को पढ़ेंगे और उसको डिनोट करते चलेंगे. फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि होने क्या वाला है. लेकिन क्या अपन को इतनी क्लैरिटी है सर कि सर एक तो अपने 7 एस्पिरेंट्स हैं, 7 सिटीज हैं, और सर उनके करेक्ट आंसर्स कितने हैं और गलत आंसर कितने हैं. तो मुझे बताओ टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. ठीक है सर जो उसने अटेम्प्ट करे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड मस्ट बी इक्वल टू करेक्ट प्लस इनकरेक्ट. तो अगर कोई क्वेश्चंस, अगर जैसे किसी ने अगर 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो 80 में से कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे. क्या पता किसी की वैल्यू 0 भी हो सकती है. तो मतलब टोटल नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस या टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस प्लस टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस मस्ट बी मतलब समेशन ऑफ दीज टू मस्ट बी इक्वल टू टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्टेड. यस सर, जिसने जो अटेम्प्ट करे उसमें सही हो सकता है या गलत हो सकता है. सर अभी मुझे पता है कि सर अनअटेम्प्टेड के कोई भी मार्क्स मुझे नहीं काटने. तो सर ये गेम थोड़ा सा सॉर्टेड है. सॉर्टेड क्यों है? क्योंकि सर 2 ही वेरिएबल्स है. सही पे +4 है और गलत पे -1 है, और अनअटेम्प्टेड पे कुछ है ही नहीं अभी तक. तो इसका मतलब सर गेम थोड़ा बहुत तो डुएबल है. अब मुझे करना क्या है, मेरे दिमाग में जो टेबल बनी थी वो यही बनी थी. क्यों बनी थी ऐसी टेबल? क्योंकि ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपकी भी बनने लग जाएगी. क्योंकि सर मार्क्स है, सही क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कितने हैं, सिटी कितने हैं, एस्पिरेंट्स कितने हैं. और यही तो पूरा है ये कि सर एस्पिरेंट कौन कौन है, अटेम्प्ट कितने हैं, करेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं, मार्क्स कितने हैं और सिटी कितने हैं. लेकिन सर इतना मुझे पता है कि अटेम्प्ट इज इक्वल्स टू करेक्ट प्लस इनकरेक्ट. कितना मैं कह सकता हूं? यस सर, इतना मैं कह सकता हूं. मार्क्स कैसे आएंगे सर? मार्क्स कैसे आएंगे सर? 4 टाइम्स इंटू करेक्ट माइनस इनकरेक्ट. दिस इज मार्क्स. मार्क्स कैसे आएंगे? करेक्ट को 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कराओ और माइनस कर दो नेगेटिव मार्किंग जो इनकरेक्ट है. यस सर, यही हमें करना होगा. ठीक है सर. एस्पिरेंट्स कौन कौन है सर? ABCDEFGH जी है. तो ABCDEFG, इनके मैं फुल नेम नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ मैं इनको इनिशियल से ही डिनोट करूंगा.
ठीक है सर, अब अपन ये फर्दर इंफॉर्मेशन को रीड कर कर मैं फटाफट से उसको ट्राई कर लूंगा। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे सामने कुछ डेटा अच्छा नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा। क्या कहा मैंने? 5 मिनट के अंदर अंदर अगर मेरे पास डेटा कुछ अच्छा नहीं आता तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा। 5 मिनट मुझे लगेंगे इस सारे डेटा को लिखने में। 5 मिनट लगेंगे सर। कितने लगेंगे? 5 मिनट। देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सर फैजान हु अपीयर्स फॉर एग्जाम एट नोएडा। ठीक है सर, फैजान की सबसे पहले सिटी कौन सी है? नोएडा है सर। कौन सी है? नोएडा है सर। ठीक है, स्कोर्ड 75%। स्कोर्ड 75%। सर मुझे बताओ 100 क्वेश्चन हैं तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? 400 हो गए क्या? अगर सारे सही हो जाएंगे तो 400 हो जाएंगे। तो 75% ऑफ 400 इज, इसके मार्क्स कितना है? 300 मार्क्स है इसके। कितने मार्क्स है? 300। बात समझ पाए? 400 तो 75% टोटल मार्क्स। मार्क्स कैसे निकलते हैं? परसेंटेज कैसे निकलता है? सर मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और इसने कितने स्कोर किए हैं वो परसेंटेज वैल्यू होती है। ये कह रहे हैं कि 75% आए तो मतलब 300 आया। विच इज द हाईएस्ट स्कोर अमंग ऑल, मतलब दिस इज द हाईएस्ट स्कोर। मैं इसको ऐसे बॉक्स के अंदर फिट कर देता हूं कि किसी के भी मार्क्स इनमें से 300 से ऊपर नहीं जाएंगी और 300 भी नहीं हो पाएगा। मैक्स टू मैक्स 299 हो सकते हैं। ठीक है सर, आगे रीड करते हैं। द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑफ फैजान इज 7 मोर देन दैट ऑफ अमन। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑफ फैजान के जो करेक्ट आंसर्स है वो 7 ज्यादा है अमन से। तो अमन के बाई चांस, अमन जो है उसके करेक्ट कितने? x है, तो फैजान के कितने हो जाएंगे? x + 7 हो जाएंगे क्या दोस्तों? इसके अगर x है तो इसके कितने हो जाएंगे? x + 7 हो जाएंगे क्या? यस सर, यू आर करेक्ट सर। आगे बढ़े सर? यस सर, बढ़ सकते हैं फटाफट से। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स दैट अमन एंड गगन मार्क इज सेम। अमन और गगन के नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स अगर ये y है तो ये भी y है। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है कि अमन और गगन के इनकरेक्ट आंसर सेम है। गगन डज नॉट अपीयर फॉर एग्जाम एट गुरुग्राम। ठीक है, यहां गुरुग्राम नहीं आएगा। और कुछ सर? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑफ भानु हु अपीयर्स फॉर एग्जाम एट रोहतक। हु मतलब क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन जो सबसे क्लोजेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब भानु कहां का है? रोहतक का है। भानु कहां का है? रोहतक का है। मतलब इसका सेंटर कहां पे आएगा? वहां आएगा भानु। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑफ भानु इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ हिज रॉन्ग आंसर्स। क्या बोला? यही तो अच्छी इंफॉर्मेशन है सर। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑफ भानु, भानु के जो करेक्ट आंसर्स है इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ हिज रॉन्ग आंसर्स। अगर इसके रॉन्ग आंसर्स अगर मान लेते कि अगर ए है तो उसका 5 टाइम्स इसके करेक्ट है, इसका 5 टाइम्स इसके करेक्ट है, और इन दोनों का सम कितना होता है? 6a। तो सर इसके टोटल अटेम्प्ट कितने करे? 6a क्वेश्चंस। इसके मार्क्स निकाल सकते हैं क्या सर? यस सर, निकाल सकते हैं। करेक्ट कितने हैं? 5a को 4 से मल्टीप्लाई कराओ, माइनस कर दो। क्या माइनस करना है? कितने क्वेश्चंस गलत है सर? a क्वेश्चंस। कितना करते हैं अपन? 1 करते हैं सर माइनस के अंदर। तो कितना हो जाएगा? ये 20a माइनस a इक्वल्स टू 19a अपना क्या हो जाएगा? फाइनल मार्क्स हो जाएंगे। तो कितने मार्क्स हैं इसके? 19a। कितने मार्क्स आए? 19a। बात क्लियर है आप लोगों को? एक सेकंड, ये पेन के क्या हो रहा है? यस, पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइस? क्या यहां तक पॉइंट क्लियर हो आप लोगों को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को? ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ कि मार्क्स कैसे निकले सर? इसको 4 से मल्टीप्लाई कराओ, इसको 1 से कराओ और दोनों को माइनस कर दो, 19 है। ये मेरे पास कुछ वेरिएबल्स सेट हो रहे हैं, आगे जाके अपन सब कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाओ। चिराग हु अपीयर्स फॉर एग्जाम एट फरीदाबाद। चिराग फरीदाबाद का है। चिराग फरीदाबाद का है। ठीक है सर। हैज 7 रॉन्ग आंसर्स। 7 तो रॉन्ग आंसर इसके। कितने? 7 रॉन्ग आंसर्स एंड स्कोर्ड 253। 253 इसने स्कोर किया। कितना? 253। ठीक है सर। विच इज 12 मार्क्स लेस देन दिनेश। विच इज 12 मार्क्स लेस देन दिनेश, मतलब चिराग के 10 नंबर क्या 12 नंबर कम है दिनेश से, तो दिनेश इससे 12 मार्क्स ज्यादा हो जाएगा क्या? तो 2 इसमें 12 जोड़ो, 65। 265 मार्क्स आगे दिनेश के। क्या बोला सर? विच इज 12 मार्क्स लेस देन दिनेश हु हैज 71 राइट आंसर्स, जिसके 71 करेक्ट आंसर्स हैं। अब ये जो डेटा है ना भाई, अगर तुम इसको क्लिक नहीं कर पा रहे हो तो भाई तुम्हें सोचने की जरूरत है। थोड़ा सा कैलकुलेशन समझो, थोड़ा सा कैलकुलेशन समझो मेरे भाई। मैं कहना क्या चाहता हूं, इधर देखो। 71 इसके करेक्ट आंसर्स है, तो 71 इंटू 4 इसके कितने मार्क्स आ रहे हैं? 4 1 जा 4, 284 आने चाहिए सर।
अगर किसी के 71 करेक्ट आंसर्स होते हैं तो उसके 284 मार्क्स आने चाहिए, दिस इज 8, 284 आने चाहिए, लेकिन सर इसके 265 भी आ रहे हैं, इसके 265 भी मार्क्स आ रहे हैं, मतलब सर माइनस मार्किंग हुई है। कितनी माइनस मार्किंग हुई है सर, कितने मार्क्स हो इसको निकालो, 265 कितना होता है सर, 19 होता है सर, 19 मार्क्स इसकी माइनस मार्किंग हुई है। सर 71 के हिसाब से इसके 284 मार्क्स आने चाहिए, 8 265 रहे, मतलब 19 मार्क्स की माइनस मार्किंग हुई है। 19 की माइनस मार्किंग कैसे होगी, जब आप 19 क्वेश्चंस गलत करते हो, मतलब इसका ये कितना हो गया, इनकरेक्ट कितना हो गया 19, इसीलिए मार्क्स इतना है। और इन दोनों का सम क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड जो कितना आ रहा है 90, दोनों का सम कितना आ रहा है 90। क्लिक करिए क्या बात, यस या नो, ठीक है। अब मुझे बताओ एक और बात बताओ भी, सर इसके करेक्ट क्वेश्चंस मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके 253 मार्क्स आ रहे हैं, 253 कैसे आ रहे होंगे सर, इसके जो करेक्ट है 4 इंटू करेक्ट माइनस 7 इनकरेक्ट, ऐसे ही हुआ होगा क्या। चिराग की बात कर रहा हूं, चिराग के 253 मार्क्स आ रहे कैसे आए होंगे सर, 4 इंटू करेक्ट, करेक्ट मतलब सी मान लेते, करेक्ट माइनस 7, 7 क्वेश्चन गलत हुए इसके, तो 7 को इधर लिखो, 260 इक्वल्स टू 4c, सी की वैल्यू कितनी आएगी 130, 65 आएगी क्या, तो मतलब क्या हो गया सर, 65 क्वेश्चन इसने करेक्ट करे और 7 गलत करे, इसलिए 253 मार्क्स। इन दोनों का सम कितना होता है सर, 65 प्लस 5 70, 72। क्या डेटा मेरे सामने सेट हो रहा है, क्या ये सेट मेरे लिए है सर, यस सर ये सेट मेरे लिए, क्योंकि मेरे सामने डेटा फटाफट सेट हो रहा है, डेटा मेरे सामने फटाफट सेट होता चल रहा है। ये सब कुछ 5 मिनट के अंदर हो रहा होगा धीरे धीरे। आ गया, गगन स्कोर इज 22 लेस देन दिनेश स्कोर। अब सर दिनेश का स्कोर मुझे पता है, दिनेश से 22 कम करना है, 243 हो जाएगा क्या सर, इसमें से 2 हटाओ तो ये, इसमें 2 हटाओ तो ये, 243 हो जाएगा गगन का स्कोर। अरे गगन का स्कोर करना है ना, मैंने ई का कर दिया, कितना 243, 243 किसका हो जाएगा, गगन का स्कोर। अमन हु अपीयर्स फॉर एग्जाम एट गाजियाबाद, गाजियाबाद जाता है, कहा जाता है गाजियाबाद, ठीक है सर। अटेम्प्टेड 75 क्वेश्चंस, इसने 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एंड स्कोर्ड 275 मार्क्स, मार्क्स कितना है इसके 275 आए। अब क्या एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या अपन लोग, क्या अपन एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस सर निकाल सकते हैं। कैसे सर, आइडिया दो सर कैसे निकलेगा मुझे बताओ। 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 275 है क्या सर, करेक्ट क्वेश्चंस को 4 से मल्टीप्लाई कराओ, इनकरेक्ट को 1 से कराओ, दोनों को माइनस करोगे तो उसके टोटल मार्क्स आएंगे, क्योंकि करेक्ट के अंदर +4 मिलता है, इनकरेक्ट के अंदर -1 मिलता है। 275 है क्या सर, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकता। अरे मेरे भाई x + y 75 भी तो है ना, ये x + y इक्वल्स टू 75 भी तो है ना, कि दोनों का सम करोगे तो टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चंस आएंगे, दोनों को ऐड कर दो कितना आता है 5x इक्वल्स टू, ये कितना होगा 450 हो जाएगा क्या, नहीं 450 क्यों होगा, 350 होगा ना, 350 हो जाएगा क्या, यस सर। x की वैल्यू कितनी आई 70 आई, y की वैल्यू कितनी आई 5 आई, क्योंकि x + y 75, x की वैल्यू कितनी आई 70 आई, तो ये कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा क्या, x + 7 77। सर y की वैल्यू कितनी आई 5, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई क्या, यस सर हो चुकी है। मुझे बताओ इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं, तो निकालो ना भाई, फटाफट काम करते हैं ना भाई, आ जाओ। देखो क्या करना है सर, इसके 77 क्वेश्चन सही हुए, मतलब इसके कितने मार्क्स आने चाहिए थे 77 × 4, तो कितना होता है 280 + 28, सर ये 308 हो रहे हैं सर, कितने हो रहे हैं 308 मार्क्स, 308 आने चाहिए थे, लेकिन आ कितने रहे 300 मार्क्स। इसका मतलब इसके 8 क्वेश्चंस क्या है इनकरेक्ट है, 8 क्वेश्चंस क्या है इनकरेक्ट है, दोनों का सम कितना होता है सर 3 यहाँ पे गया, ये होता है 85। गेम समझ में आ रहा है क्या, यस सर गेम समझ में आया। आगे बात करें क्या सर, बात कर सकते हैं, देखो थोड़ा फोकस के साथ गेम सॉल्व करेंगे तो पक्का पक्का समझ में आएगा। यहाँ पे सर इसके करेक्ट कितने पता नहीं, तो 4 × करेक्ट -5 इज इक्वल्स टू 243, क्या यही है क्या सर। सर अगर मैं गगन की बात करूं, इसके करेक्ट क्वेश्चंस पता नहीं है, लेकिन उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कराऊं, उसमें से 5 माइनस कर दूं तो 243 आएंगे, तो 4 से कितना हो जाएगा 248, सी वैल्यू कितना, सी मतलब करेक्ट कितना होगा 62,
तो ये कितना हो गया 62। और क्या सर क्या हुआ, इन दोनों का सम कितना होता है 67। क्या पॉइंट क्लियर है? यस सर पॉइंट क्लियर है। सर अभी तक तो अपन ने पूरी इंफॉर्मेशन भी रीड नहीं करी है, फिर भी इतनी टेबल बन गई है, फिर भी इतनी टेबल बन गई है। ठीक है चलो यहां तक डन है अपना। ईशा एंड भानु हैव द सेम नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स। ईशा एंड भानु हैव सेम नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, तो इसका भी ए है ये। बट ईशा हैज 7 मोर करेक्ट आंसर्स देन भानु। ईशा के 7 करेक्ट ज्यादा है, मतलब यहां पे क्या आएगा 5a + 7 आ जाएगा क्या, मतलब इससे 7 क्वेश्चंस करेक्ट ज्यादा है इसके। ठीक है सर। दिनेश डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम इन दिल्ली। दिनेश दिल्ली में नहीं आएगा, यहां पे दिल्ली नहीं आएगा भाई। और while Isha did not appear for the exam in merit, Isha is not going to give in merit, यहां पे merit नहीं आएगा। ओके दिस इज merit। ओके merit थोड़ा सा स्पेलिंग। Isha attempted the highest number of questions, this is going to be highest। सर ये होगा कितना, दोनों का सम करो, ये 6a + 7 होगा, इन दोनों का सम ही तो ये है। अब मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि सर ये जो 6a + 7 जो है दिस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब क्या है, ये सर 90 से तो बड़ा ही होगा ना, इन सब में सबसे बड़ा कौन आएगा, ये आएगा 6a + 7। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब यहां पर आकर मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सोच नहीं पाते कि सर यहां से अपन कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। इस पूरे कॉलम का मैक्सिमम कौन है, ये है। इस पूरे कॉलम का मैक्सिमम कौन है, ये है। मुझे बताओ ये जो 19a लिखा हुआ है क्या ये 300 से कम आएगा क्या सर? ये 19a जो लिखा हुआ है क्या 300 से कम आएगा क्या सर? यस सर। मैं एक ही मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि इसको मुझे मैक्सिमम करना, तो देखते क्या करेंगे। सर 19a जो है 300 से कम आएगा, तो a कितना हो गया, a किससे कम हो गया 300/19। तो करें सर इसको अपन कर लेते हैं सर, ये 19 ये 300 ही होगा। नहीं नहीं रुको 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 रुको, और कुछ करते हैं, रुको ये तो और बढ़ा जाएगा। चलो रुको, मुझे बताओ इसके मार्क्स कैलकुलेट करते हैं अपन, तो इसके मार्क्स और अच्छा आइडिया है मेरे पास में। रुको रुको रुको, और अच्छा आइडिया है मेरे पास। इसके मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, ईशा के मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। तो ईशा के मार्क्स कैसे होंगे सर, 4 × 5a + 7 - a, ये होंगे कि इसका मार्क्स। यस सर। कितना होगा ये सर 19a + 28 हो जाएगा क्या, 19a + 28 मतलब ये कितना होगा 19a + 28, 19a + 28 है। ठीक है इसको अच्छे से लिख देता हूं, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, 19a + 28 है ये। अब मुझे बताओ ये जो वैल्यू है, हाँ अब इसको देखते हैं, अब इसको और अच्छे से समझ पाएंगे अपन, और अच्छा मुझे क्लैरिटी मिली। 19a + 28 जो है क्या 300 से कम है क्या सर? क्या 300 से कम है? हाँ सर होगा, क्योंकि दिस इज दी 300 हाईएस्ट। इसको क्यों नहीं लिया सर, क्योंकि अभी 28 को और कम कर दूंगा मैं, इसको 300 से भी माइनस करके a की वैल्यू और मैं मैक्सिमम करना चाह रहा हूं, मतलब और मैं कम करना चाह रहा हूं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूं a की जो क्या हो सकती है। तो 19 कितना हुआ, लेस देन होगा सर 272 से, तो a क्या हो गया लेस देन 272 / 19। इसको सॉल्व करेंगे सर, थोड़ा सा देखते हैं। 272 लिखता हूं मैं, 272 ये 19 बन जा 19, कितना हुआ अपना बचा कितना 82 14, तो 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। कितना आएगा 14 पॉइंट समथिंग। तो a इज लेस देन 14 पॉइंट समथिंग, तो a 14 के बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि वैल्यू 14 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो 14 तो हो सकता है ना। a देखो a इज अ इंटीजर, इतना मुझे पता है, तो a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 14 हो गई। a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 14 हो गई। ठीक है सर, मैक्सिमम वैल्यू इज 14, मैक्सिमम वैल्यू इज 14। आ जाओ यहां रखते हैं a की वैल्यू, तो 14 × 6 कितना होता है, अपन को 14 ही रखना है ना। हाँ 14 × 6 होता है 84, 84 + 7 कितना होता है 91। ओहो सर ये तो बहुत मैजिकल केस बन गया, मतलब a की जो मैक्सिमम वैल्यू मैं रख सकता हूं वो 14 रख सकता हूं, और जब मैंने यहाँ पे 14 रखा तो इस ओवरऑल ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ रही है 91 आ रही है। अब क्या मैं 14 से अगर a को कम करूंगा 13 करूंगा तो सर ये वैल्यू तो कम हो जाएगी, क्योंकि ये मुझे हाईएस्ट चाहिए। देखो 6a + 7 मुझे क्या चाहिए मैक्सिमम चाहिए,
तो ए की वैल्यू क्या रख रहा हूं मैं, मैक्सिमम 14 आ सकती है, और 14 रख रहा हूं तभी जाके मेरा केस विजिबल है, क्योंकि अगर मैं 13 रखूंगा ए की वैल्यू अगर मैं 13 रखूंगा तो ये 90 से कम हो जाएगा। इसका मतलब सर गेम इज क्लियर, ए की वैल्यू कितनी आई, 14 आई, ए की वैल्यू कितनी आई, 14 आई। अब अपन केस को थोड़ा सा और सॉर्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, 14 5 70, 14 14 6 84, ऐसा कुछ था। यहाँ पे सॉल्व करते हैं सर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6a + 7, यहाँ पे तो मेरा आ रहा है 91, यहाँ पे कितना आ रहा है 91, यहाँ पे कितना आएगा सर, ये से 7 ज्यादा है तो 77, ये दोनों सेम है मतलब 5, ठीक है। अब देखो 19a, ए कितना है अपना 14 है, तो 19 × 14 करते हैं अपन, तो 14 × 80 में से 28 निकाल दो, नहीं 14 निकाल दो, में से 14 निकाल दो तो 266, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 266 आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये भी निकल जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा 28 मिलाना है तो ये 294 हो रहा है सर, 294 हो रहा है सर। और पूरा गेम मेरे सामने सॉर्टेड है, पूरी टेबल मेरे सामने बन चुकी है सर, पूरी टेबल मेरे सामने रेडी है। आया बात समझ में यहाँ तक, बात यहाँ तक समझ में आई क्या दोस्तों, बात आई क्या यहाँ तक समझ में। सर ये सिटीज का पता नहीं चल रहा, नहीं हाँ मुझे पता नहीं लग रहा है अभी तक, क्या कर सकते हैं। तो दिस इज द मैक्सिमम। अब इसको बोलते हैं क्वांट बेस्ड पजल, दिस वाज क्वांट बेस्ड पजल। ये प्रैक्टिस के बाद ही आता है, जहां टेबल आती है सामने, हमें कुछ कैलकुलेट करना है और कुछ निकालना है, समझ में आया। गेम क्लियर हो आप लोगों को, मिला एक थॉट प्रोसेस कि सर ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक लेवल तक डुएबल है एग्जाम में। मानता हूं कि थोड़ा सा केस ऐसा अनस्टंट है, लेकिन भाई हमें सोचना पड़ेगा उस तरह से, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड फैजान अटेम्प्ट। तो फैजान ने कितने अटेम्प्ट करे, फैजान ये रहा 85 सर, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका 85 हो जाएगा। टीटा क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। इफ 0.05 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर अ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, अच्छा कंडीशन दी है कि अगर आप अनअटेम्प्टेड के अंदर 0.05 मार्क्स डिडक्ट करते हो, हाउ मेनी मार्क्स आर डिडक्टेड इन टोटल फॉर नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस अक्रॉस ऑल 7 एस्पिरेंट्स। मतलब सर सातों एस्पिरेंट्स के मिलाकर अनअटेम्प्टेड की वजह से कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो अपन निकालते हैं कि टोटल अनअटेम्प्टेड कितने, तो यहाँ पे अनअटेम्प्टेड लिखता हूं सर, इसके अनअटेम्प्टेड 25 है, अगर इसने अटेम्प्ट 75 करे तो 25 अनअटेम्प्टेड है, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 100, इसके कितने हैं सर 16, इसके कितने हैं सर 28, इसके कितने हैं सर 10, 9, 15 एंड 33, इन सब का सम कितना होता है सर, इन सब का सम कितना होता है सर, निकाल लेते ना सर। 11 11 प्लस 19 19 एंड 9 28 28 प्लस 8 36, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 136 आ रहा है। तो मुझे बताओ टोटल अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, 136 आ रहे हैं, 136 आ रहे हैं टोटल अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, कितना आ रहे हैं 136 अक्रॉस ऑल 7 एस्पिरेंट्स पूछा है। और हर एक के लिए कितना डिटेक्ट करूंगा मैं, 0.05 कितना डिटेक्ट करूंगा 0.05, तो मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा सर, इसको 2 से डिवाइड करो तो 6.8 समथिंग, 6.8, यस 6.8 इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर है पॉइंट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस सर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू, कैन नॉट बी करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं हो सकता, किसी भी रियलिटी के अंदर करेक्ट नहीं हो सकता। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स गिवन बाय एन एस्पिरेंट हु टुक एग्जाम एट मेरिट इज 19, मतलब मेरिट वाले के इनकरेक्ट आंसर्स 19, मेरिट वाला यहां पे नहीं आएगा, लेकिन मेरिट वाला यहां पे तो आ सकता है ना, और उसके इनकरेक्ट आंसर्स 19 हो तो सकते हैं ना, हो तो सकते हैं सर, हो तो सकते हैं। अगर मेरिट वाला यहां आ जाता है तो 19 उसके हो सकते हैं, मतलब पॉसिबल है। और ये कैन नॉट बी करेक्ट, तो मतलब सर फर्स्ट वाली बात तो सर करेक्ट हो सकती है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। फर्स्ट वाली बात तो करेक्ट हो सकती है, आप पूछ रहे हो कैन नॉट बी करेक्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय एस्पिरेंट हु टुक एग्जाम इन दिल्ली 67, दिल्ली वाले के अटेम्प्ट 67 होने चाहिए, दिल्ली वाले के अटेम्प्ट कितने होने चाहिए 67। दिल्ली कहां पे आएगा, यहां पे आ सकता है, यस दिल्ली के अटेम्प्ट 91, ठीक है, दिल्ली का अटेम्प्ट 67 हो सकता है, क्योंकि दिल्ली इन दोनों से कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि दिल्ली यहां नहीं आना चाहिए, तो दिल्ली यहां आकर 67 अटेम्प्ट कर सकता है, इसका मतलब दिस इज आल्सो पॉसिबल, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय एन एस्पिरेंट हु टुक द एग्जाम एट गुरुग्राम सेंटर इज 88, गुरुग्राम सेंटर इज 88,
88 तो सर कहीं पे नहीं दिख रहा, तो कहां बिठाऊंगा उसको मैं, तो मतलब गलत ही हो गया वैसे, तो मतलब ये कैन नॉट बी करेक्ट हो सकता है, मतलब ऑप्शन बी ओनली थर्ड इज नॉट पॉसिबल इन एनी पॉसिबिलिटी। ठीक है, सिर्फ थर्ड पॉसिबल नहीं। ईशा का स्कोर कितना है? ईशा का स्कोर 294 आई गेस, 294 है, यस। कितना है? 294। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय भानु एंड दिनेश? भानु एंड दिनेश का टोटल मार्क्स का डिफरेंस, तो भानु का सर 266, दिनेश का 265, वन इज द डिफरेंस। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल आंसर, वन इज द डिफरेंस। आया कुछ समझ में आप लोगों को? क्लैरिटी मिली कुछ कि कैसे ये सेट अपन टैगल करते हैं इस तरह के? देखो, जितना आपको एग्जाम में डिफिकल्ट लग रहा था शायद अभी ना लग रहा हो, क्योंकि अभी प्रेशर नहीं है, अभी अपन लर्निंग के माइंडसेट के साथ इसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए शायद क्या पता टाइम लगाओ, लेकिन ये डूएबल है। ये 15 मिनट्स में पजल पूरा बन सकता है, 15 मिनट में बन सकता है ये पजल, 15 से 20 मिनट के अंदर। कोई बात क्लियर? बढ़े आगे, चले मूव ऑन करें नेक्स्ट सेट के ऊपर, जो अच्छा सेट है। अगेन बोलो, करें? चलो ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेट की। यस, सेट नंबर सेकंड। खास बात यह रहेगी इस सेट की कि सर अगर किसी ने ट्राई नहीं किया तो सबसे पहले ट्राई कर लो अच्छे से, एंड देन अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, ये उससे आसान है, तो 1 2 3 क्वेश्चन, 4 and 5, ठीक है, 4 and 5 क्वेश्चन, ठीक है। चलो, ये उससे डुएबल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लो उसको अच्छे से, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को जज करने की कोशिश करते हैं कि सर क्वेश्चन मुझसे क्या पूछना चाह रहा है और मैं कैसे पता लगाऊंगा कि क्वेश्चन मेरे लिए है या नहीं है। ठीक है, द यूपीसीएस सिलेक्शन कमिटी इवेलुएटेड 5 बॉलर्स नेमली एबीसीडी, जो भी नाम इनके, फॉर पॉसिबल सिलेक्शन इन अंडर 14 टीम। द कमिटी कंसिडर्ड द नंबर ऑफ विकेट्स ईच बॉलर हैड टेकन इन द लास्ट 10 ट्रायल्स, नंबर्ड 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक ट्रायल्स है सर, उसके अंदर उनको बॉलिंग करवा रहे हैं, देख रहे हैं कि कितने विकेट्स लिए। Collectively, the 5 bowlers had taken a total of 15 wickets in these trials. मतलब सबके मिलाकर तो टोटल कितने हो रहे हैं? 15 विकेट्स हो रहे हैं। ठीक है सर, in the 10 trials, each bowler had taken at least 1 wicket. सबने कम से कम एक विकेट तो लिया ही है in 10 trials, मतलब 10 ट्रायल को अंदर देखे तो हर एक ने एक एक तो विकेट लिया ही है। And no 2 bowlers had the same number of total wickets. किसी भी बॉलर के सेम टोटल नंबर ऑफ विकेट्स नहीं है। At least 1 wicket was taken in each trial. काफी लोगों को तो ये फर्स्ट वाला यही समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या लिखा हुआ है यहाँ तक, कि यहाँ तक क्या लिखा हुआ है सर। कई बार तो प्रॉब्लम आ जाती है कि सर इसको डिकोड ही नहीं कर पा रहे। जब तक अगर आप इसको डिकोड नहीं कर सकते ना, तो आगे आपका पढ़ना कुछ मायने ही नहीं रखता है, मायने ही नहीं रखता है। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये लिखा हुआ क्या है, क्योंकि मुझे क्लियर हो चुका है कि क्या लिखा हुआ है। आपको समझा देता हूँ कि अच्छे से समझना। 5 बॉलर है और 10 ट्रायल्स है। क्या बोला मैंने? 5 तो बॉलर्स हो गए और 10 ट्रायल्स हो गए। हर एक ट्रायल के अंदर कोई ना कोई विकेट होगा, हर एक ट्रायल में, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट 1 विकेट वॉज टेकन इन ईच ट्रायल, मतलब हर एक ट्रायल के अंदर, ट्रायल 1 2 3 4 से लेकर 10 तक हर एक में विकेट होगा। सर पांचों जो बॉलर्स है इनके भी कम से कम एक एक विकेट है, हर एक ट्रायल में नहीं, ओवरऑल इनके एक एक विकेट तो कम से कम है ही। और सबके मिलाकर कितने हैं? 15, और इनके इंडिविजुअल किसी के साथ सेम नहीं, क्योंकि सबके अलग अलग है। क्या बोला है? 5 बॉलर्स आर टेकन टोटल 15 विकेट्स, in this each bowler taken at least 1 wicket and no 2 bowlers had the same number of total wickets. किसी के भी same number of total wickets नहीं है। आगे रीड करते थोड़ा सा और। The following facts are known about the wickets taken by the 5 bowlers mentioned. All the questions pertain to the wickets taken by these bowlers. अच्छा सर, ऐसा कुछ केस है मेरे सामने जहां पे मुझे बता रखा है कि only 1 wicket was taken in each odd number trial, ऐसा कुछ मेरे सामने गिवन है। क्वेश्चंस देखते हैं सर एक बार। क्वेश्चंस भी सर कहीं ना कहीं लगते हैं, how many wickets were taken in trial 6? If Parth had taken, तो if मतलब conditional, which of the following is the correct sequence of wickets taken in trial 2 4 6 8? अच्छा सर, then which of the following statement is true, which of the following is false? सर इन क्वेश्चंस के आंसर्स डायरेक्टली नहीं निकल सकते, तो मतलब ये वो वाला सेट नहीं है जहां आंसर्स डायरेक्टली निकल रहे हैं। हमें थोड़ा बहुत हाथ पांव तो हिलाने ही पड़ेंगे, मतलब थोड़ा बहुत तो पेपर को अंदर इस सेट को सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब मुझे बताओ, इसको थोड़ा सा रीड करें और अपना आइडिया लगाएं। देखो जितना मैं इसको रीड कर पाया ना, मुझे इतना आइडिया लगा है सर ये वो सेट है जहां मुझे एक टेबल बनानी पड़ेगी। कैसी टेबल सर? 5 बॉलर्स आ गए और 10 ट्रायल्स आ गए।
ये पता लगा रहा हूं कि कौन कहां विकेट ले रहा है। सर कहीं ना कहीं मोर ऑफ ये सिलेक्शन या कंडीशनल बेस्ड पजल हो गया, कंडीशनल बेस्ड और अरेंजमेंट बेस्ड थोड़ा सा, जहां अपन अरेंज करें कि कौन कहां आएगा कौन कहां नहीं आएगा। इसमें कैलकुलेशन इतनी नहीं है, इसमें कैलकुलेशन इतनी नहीं है क्योंकि मुझे पता लग चुका है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन जैसा कुछ लग नहीं रहा है मुझे। मतलब ये वो पजल है जहां सर मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगाऊंगा तो क्या पता सर थोड़ा बैठ गया अच्छे से तो सॉल्व हो जाएगा, मैं अगर थोड़ा सा बैठ गया तो अच्छे से हो जाएगा। तो ये सेट किसके लिए, ये सेट उनके लिए जिनको लगता है कि क्वांट्स मेरे से नहीं होती, तो क्वांट बेस्ड पजल को छोड़कर अपन इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा और डूएबल लग रहा है मुझे। अब मैं मानता हूं कि सेट को जज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट गेम है, कई बार बड़े बड़े लोग भी सेट को सही से जज नहीं कर पाते देखकर कि क्या होगा, लेकिन भाई 5 मिनट तक उसको सॉल्व करो और पता लग जाएगा कि क्या केस है। अब सर 5-5 मिनट तक हर एक को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, और क्या तरीका है भाई तुम्हारे पास, कुछ नहीं है अपने पास तरीका। दिस इज द वे वी नीड टू गो, हमें यही करना पड़ेगा भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दो ताकि तुम इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके प्रैक्टिकली देख सको कि क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, कैसे मैं टेस्ट को दे पा रहा हूं, इसीलिए मॉक टेस्ट जरूरी होता है। क्लियर है बात, तो आज उसको डिस्कस करते हैं। सर 10 मेरे पास ट्रायल हो जाएंगे ऐसा कुछ सोच रहा हूं सर, ठीक है। खास बात सर, सबसे पहली बात मुझे पता लगी सर, जैसे जो 5 बॉलर्स है ए बी एम एन पी, बी एम एन पी, सर सबका एटलीस्ट 1 तो है ही, टोटल इनका 15 है और ऑल डिफरेंट है, यही बात है क्या। तो वैल्यूज क्या होगी पता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जो होता है 15। ये बात अगर आपको क्लिक नहीं कर रही है तो शायद आपको DILR में थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही 15 मेरे सामने आता है मुझे पता लगता है कि 5 वैल्यूज है, एटलीस्ट 1 तो आना ही चाहिए और सबका सम 15 आना चाहिए। मतलब सर ये 5 नेचुरल नंबर जो स्टार्टिंग के हैं इन्हीं का सम 15 होता है और इसमें एटलीस्ट 1 सबके पास आ चुका है और बाकी सबका डिफरेंट भी आ चुका है। तो मतलब सर टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, मतलब मुझे इतना पता लग चुका है कि पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी, मतलब किसी का 1 विकेट होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4, किसी का 5। पॉइंट क्लियर हुआ, किसी का 1 2 3 4 5 विकेट्स हो सकते हैं अलग अलग, और ये पांचों किसके, इनमें से किसी के। मुझे नहीं पता कि ए का कौन सा है, लेकिन ए का इन 5 में से कोई एक है, एन का भी इन 5 में से कोई एक है, पी का भी इन 5 में से कोई एक है। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, मतलब सर 15 विकेट्स है टोटल, सभी का डिफरेंट है एंड एटलीस्ट 1, मतलब 5 विकेट्स क्या क्या होंगे सर, पांचों के मतलब ओवरऑल विकेट्स क्या होंगे, किसी का 1 विकेट होगा, किसी का 2 विकेट होगा, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, ये ओवरऑल विकेट्स की बात कर रहा हूं। इतनी मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। इसके बाद में क्या बनाऊंगा सर, ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात। क्या है सर, क्या क्या नाम थे उनके, ए बी एम एन पी। सर इनके यहाँ पे वो आएंगे कि इन्होंने टोटल विकेट्स कितने लिए, इन्होंने टोटल विकेट्स कितने लिए वो यहां लिखूंगा, लेकिन इनका सम कितना आएगा 15 आएगा, और ओवरऑल ईच ट्रायल का सम कितना आएगा 15 आएगा। क्या पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे मैं यस नो लिखता चलूंगा ताकि आइडिया लगे, यस नो लिखता चलूंगा ताकि आइडिया लगेगी क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। हर एक ट्रायल में कम से कम 1 विकेट तो आया ही है, इन एटलीस्ट 1 विकेट वाज टेकन इन ईच ट्रायल, हर एक ट्रायल में कम से कम 1 विकेट तो आया ही है, इस बात को समझना। और क्या लिखा हुआ है, हाँ एटलीस्ट 1 विकेट वाज टेकन इन एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 लिखा हुआ है। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कि कम से कम एक ही। क्या एक ट्रायल के अंदर 2 विकेट भी हो सकते हैं, हाँ सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द पजल। ओनली 1 विकेट वॉज टेकन इन ईच ऑड नंबर्ड ट्रायल, हर एक ऑड नंबर्ड ट्रायल के अंदर एक एक विकेट ही गिरा है। मतलब ये ऑड नंबर, मतलब यहाँ पे टोटल विकेट्स कितने होंगे 1, इस ऑड नंबर में कितने होंगे 1, इसमें कितने होंगे 1, इसमें कितने होंगे 1, इसमें कितने होंगे 1, मतलब पूरे ट्रायल के अंदर एक ही विकेट आएगा। यहाँ पे भी इस पूरे ट्रायल के अंदर एक ही विकेट आएगा, यहाँ पे भी एक ही आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है क्या पॉइंट यहाँ तक सर। 5, इन सबका सम भी 15 आना चाहिए, इस बात को याद रखना, ठीक है। हाँ सर इतना। अभय टुक 1 विकेट इन एन ऑड नंबर ट्रायल, अभय ने 1 विकेट लिया ऑड नंबर के अंदर, तो अभय ने ऑड नंबर में लिया 1 विकेट, तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसने ऑड के अंदर 1 विकेट लिया इतना मुझे पता, तो वो विकेट कौन सा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक ऑड नंबर के अंदर इसका आएगा। कौन सा ट्रायल है ये मुझे नहीं पता। भानु टुक अ विकेट इन ट्रायल 2
एंड 1 विकेट ईच इन 3 अदर कॉन्जिक्यूटिव ट्रायल्स। ओहो, भानु ने ट्रायल 2 के अंदर विकेट लिया, भानु का ट्रायल 2 के अंदर एक विकेट आया है, एंड 1 विकेट ईच इन 3 अदर कॉन्जिक्यूटिव ट्रायल्स। तो भानु के जो है ना 3 कॉन्जिक्यूटिव आएंगे, अदर 3 कॉन्जिक्यूटिव अदर, मतलब ये 1 विकेट तो इसने लिया ही है, साथ में 3 अदर और लिए, तो 3 और, तो मतलब भानु का मिनिमम तो 4 हो गए होगा। मतलब भानु मतलब मैक्सिमम विकेट्स भी ले सकता है, 5 विकेट्स भी ले सकता है, लेकिन अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं कि सर ये 4 विकेट तो ले ही चुका है, एक तो यहाँ लिया है और 3 कोई कॉन्जिक्यूटिव और है, मतलब इसके आसपास नहीं, कोई ऐसी 3 कॉन्जिक्यूटिव ऐसी ट्रायल्स आएंगी जहां पे ये विकेट लेगा। ठीक है सर, इतने क्लियर है। मनीष टुक मोर विकेट्स देन भानु। ओहो, मनीष की ज्यादा विकेट है भानु से। मुझे पता है भानु के कम से कम 4 विकेट तो दिख ही रहे, 3 तो ये और 1 ये, तो मनीष के टोटल विकेट्स कितने हो जाएंगे, 5 विकेट हो जाएंगे, और भानु के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि मनीष की ज्यादा बता रहा है ये। ठीक है सर। नकुल टुक 1 विकेट ईच इन एग्जैक्टली 3 ट्रायल्स। नकुल ने 3 ट्रायल्स के अंदर एग्जैक्टली 1-1 विकेट लिया है, तो नकुल के टोटल विकेट्स कितने हो जाएंगे, 3 विकेट्स हो जाएंगे, 3 विकेट्स हो जाएंगे। कैसे सर 3, 4 और 5 क्यों नहीं हो रहा, 4 और 5 ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि इनका सम क्या चाहिए, इनका सम क्या चाहिए, 15 चाहिए और सारे डिफरेंट चाहिए। नकुल बट ही डिड नॉट टेक एनी विकेट इन ट्रायल 2। ट्रायल 2 के अंदर नकुल का कोई भी विकेट नहीं आएगा, तो नकुल ट्रायल 2 के अंदर विकेट नहीं लेगा। यहां पे डैश मार दिया मैंने। द बॉलर विद हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स टुक विकेट्स इन एग्जैक्टली 4 ट्रायल्स। क्या बोला सर, द बॉलर विद हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स, मतलब मनीष टुक विकेट्स इन एग्जैक्टली 4 ट्रायल्स। सिर्फ इसने 4 ट्रायल्स के अंदर ही विकेट लिए, इसने सिर्फ 4 ट्रायल्स के विकेट लिए। सर इसने तो 5 विकेट लिए, तो इस हिसाब से इसने 4 विकेट लिए। अरे ट्रायल्स 4 है लेकिन विकेट 5 है, क्योंकि किसी ट्रायल में 1 से ज्यादा भी तो विकेट हो सकते हैं ना। एटलीस्ट 1 बोला था उसने, एक ट्रायल के अंदर एटलीस्ट 1 बोला था, तो उसका मतलब 1 से ज्यादा भी उसकी विकेट हो सकते हैं किसी भी ट्रायल के अंदर। तो मतलब सर मनीष के पास क्या है, 4 ट्रायल्स, इसके पास क्या है, 4 ट्रायल्स के अंदर इसके 5 विकेट आए हैं। आप अच्छे से रीड करो, मैं यह बताना चाहता हूं, जैसे इन 10 ट्रायल्स एटलीस्ट 1 विकेट एंड नो 2 बॉलर हैड द सेम टोटल विकेट्स। हर एक ट्रायल में 1-1 विकेट तो आएगा ही आएगा। तो बॉलर जो मतलब मनीष है उसने 4 ट्रायल्स के अंदर विकेट लिए, इंक्लूडिंग ट्रायल 3, 7 एंड 9। 3, 7 और 9, तो 3 के अंदर इसका विकेट आया गया, यस। 7 में आया क्या, यस। 9 में आया क्या, यस। इसने इन तीनों के अंदर तो लिए हैं, और एक और कोई ट्रायल भी होगा, एक और कोई ट्रायल भी होगा, ये तो लिखा हुआ है। बॉलर विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स टुक विकेट्स इन एग्जैक्टली 4 ट्रायल्स। 4 ट्रायल्स के अंदर विकेट लिए हैं सर, इंक्लूडिंग ट्रायल 3, 7 एंड 9। 3, 7 और 9, तो 3, 7, 9 तो उनके अंदर इंक्लूड हो रही है, और बाकी कुछ और भी हो सकती है सर। खास बात यह सर कि 3, 7, 9 एक ऑड नंबर है, तो अब 3 के अंदर कोई भी विकेट नहीं आएगा क्योंकि 1 विकेट आ चुका है। 7 के अंदर भी कोई भी नहीं आएगा, आ चुका है। 9 के अंदर भी कोई नहीं आएगा। तो जो मनीष का 2 विकेट्स जो आएंगे, वो मनीष के 2 विकेट्स कहां पे आएंगे, वो किसी इवन नंबर में आएंगे, किसी इवन नंबर में ही आएंगे। सेम नंबर ऑफ विकेट्स वाज टेकन इन ट्रायल 4, 8 एंड 10। ठीक है सर, तो ट्रायल 4 इज इक्वल्स टू ट्रायल 8 इक्वल्स टू ट्रायल 10 टोटल विकेट्स which differed from number of wickets taken in trial 2 और 6। मतलब ये जो पॉइंट है ये अनइक्वल है किसके, ट्रायल 2 के और ट्रायल 6 के। मतलब इन तीनों में ट्रायल में तो सेम नंबर आ रहे हैं विकेट्स, लेकिन ये विकेट जो है ये 2 के साथ इक्वल नहीं है और 6 के साथ भी इक्वल नहीं है। ठीक है सर। द ट्रायल विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स टेकन वाज यूनिक। इसका मीनिंग क्या होता है, यूनिक का मतलब होता है कि सर ऐसा कोई ट्रायल है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट आए, वो यूनिक। यूनिक मतलब हाईएस्ट सिर्फ एक ही हो सकता है, हाईएस्ट सिर्फ एक ही हो सकता है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि सर ट्रायल 6 में अगर बाई चांस 3 विकेट्स आते हैं, तो अब 3 विकेट और कहीं नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट के साथ साथ यूनिक भी। यूनिक मतलब इकलौता हो सकता है, यूनिक मतलब इकलौता हो सकता है। तो हाईएस्ट वाज यूनिक। ठीक है, इतना मुझे पता लगा कि हाईएस्ट क्या है, यूनिक है। नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन ट्रायल 4 वाज नॉट मोर देन ट्रायल 6, वाज मोर देन, अच्छा ट्रायल 4 मोर है ट्रायल 6 से। क्या है सर, ट्रायल 4 मोर है ट्रायल 6 से, और मुझे पता है कि ये तो ट्रायल 8 और ट्रायल 10 बराबर ही है। मुझे बताओ क्या ट्रायल 6 हाईएस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता? क्या ये तीनों हाईएस्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते? क्योंकि सर ये तो तीनों है इक्वल है और ये यूनिक नहीं हो सकता,
क्योंकि अगर यहाँ पे यूनिक नहीं लिखा होता तो मैं मान भी लेता, लेकिन यूनिक लिखा हुआ है तो मतलब तीनों का बराबर होगी, ये हाईएस्ट नंबर यूनिक नहीं हो सकता। मतलब ट्रायल 2 क्या होगा, हाईएस्ट होगा और ये यूनिक होगा, हाईएस्ट होगा और ये यूनिक होगा, हाईएस्ट होगा और ये यूनिक होगा। पॉइंट क्लियर हुआ। अब इनके अंदर सर विकेट्स कितना है ये भी मैं पता लगा सकता हूं। देखो ऑड नंबर का क्या सम है, 1 2 3 4 5, तो सर इन पांचों का सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए क्या, क्योंकि 10 + 5 इज गोइंग टू बी 15। इन पांचों का सम कितना आना चाहिए, 10। एक ही तरीके से पॉसिबल है, इसको 1 दे दो, इसको 2 2 2 3, तो 6 + 3 + 1 10। क्या यही एक तरीका है, क्योंकि हर एक ट्रायल में कम से कम एक विकेट तो आएगा ही आएगा, हर एक ट्रायल के अंदर कम से कम एक विकेट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, जो भी लिखा हुआ है उसको अच्छे से रीड करके अपन कर रहे हैं सारा काम। ठीक है, तो ट्रायल 2 हाईएस्ट हो गया, तो इसमें कितने हो गए, 3 हो गए, 4 में 2, 6 में 1 है, बाकी इसमें 2 और इसमें भी 2, क्योंकि अगर आप इसको 2 करोगे तो इनको 3 3 3 करना पड़ेगा और इसको 4 करना पड़ेगा और अपना आंसर नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है आप लोगों को, यहां तक क्लैरिटी है कि आगे सॉल्व करें अपन, आगे सॉल्व करते हैं सर। ठीक है, और क्या लिखा हुआ था, और कुछ नहीं, इधर आओ। भानु के 3 कॉन्जिक्यूटिव है और 3 कॉन्जिक्यूटिव सिर्फ यही है, 3 कॉन्जिक्यूटिव सिर्फ यही है, मतलब भानु के तीनों विकेट यहां जाएंगे क्या, 1 2 3, आई बात समझ में, भानु के तीनों यहां गए तो भानु के और कहीं पे नहीं आएंगे, ये लो कैंसिल। ठीक है, भानु का हो चुका है। और देखो मनीष के 2 विकेट्स आएंगे लेकिन वो दोनों साथ में आएंगे, क्या बोला मैंने, मनीष के 2 विकेट्स आएंगे लेकिन दोनों साथ में आएंगे, दोनों साथ में आएंगे। तो क्या मनीष के दोनों विकेट यहाँ पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्योंकि सर एक विकेट तो ऑलरेडी जा चुका है, तो मनीष के दोनों विकेट साथ में यहाँ पे तो नहीं आएंगे, मनीष का ऑड नंबर में आ ही नहीं सकता। मनीष ये तो 6 का भी पूरा हो चुका है कोटा। ठीक है सर, मनीष के क्या यहाँ पे 2 विकेट आ सकते हैं, 2 विकेट आ तो सकते हैं, क्या यहाँ पे आ सकते हैं, आ तो सकते हैं, रुक जाते हैं सर, अभी थोड़ा और रुक जाते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब और क्या दिख रहा है सर मुझे, और क्या दिख रहा है सर, देखा जाए तो अब अपन इसको और स्ट्रेटेजी से सॉल्व करें। सर इसका भी एक ही है तो ये भी डन हो चुका है, ये डन हो चुका है, ये डन हो चुका है, 9 डन है। ठीक है, अब और क्या बचा है अपने पास, 5 विकेट चाहिए, तो 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, 4 5 भी हो सकते हैं, 4 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, पी का, नकुल का देखते हैं, नकुल का कुछ आइडिया मिलेगा क्या अपन को, नकुल का कितना है सर, 3 चाहिए, तो 3 कहाँ कहाँ हो सकते हैं उसके, सर 1 2 और 3, मुझे कुछ पता है क्या, और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना अपने पास, कुछ अपन हिडन तो नहीं था अपने पास में। ठीक है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ विकेट्स इन टेकन ओनली वन ऑड नंबर्ड, अभय टुक 1 विकेट इन ऑड नंबर्ड ट्रायल, अभय का ऑड नंबर्ड, अरे देखो इधर आओ, अभय का ऑड नंबर में 1 चाहिए, ऑड नंबर 3 में नहीं हो सकता, 5 में नहीं हो सकता, 7 में नहीं हो सकता, 9 में नहीं हो सकता, मतलब अभय का 1 विकेट तो यहाँ पे पक्का फिक्स हो गया होगा ना, अभय का 1 विकेट तो फिक्स हो ही गया, फिक्स हो गया सर, इस पूरी लाइन में 1 ही विकेट आएगा, मतलब ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। अब नकुल को 3 विकेट चाहिए, नकुल को 3 चाहिए, तो 1 2 3 खत्म, तो यहाँ पे भी 2 की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ये लो खत्म सर। और देखो मनीष का यहाँ पे नहीं आ सकते 2 विकेट, यहाँ पे 2 विकेट क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि मनीष के दोनों विकेट साथ में आएंगे, किसी भी ब्लॉक में आएंगे तो दोनों विकेट साथ में आएंगे, और सर इसमें एक ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है मनीष का। सिमिलरली यहाँ पे भी मनीष का पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2 विकेट साथ में नहीं आएंगे, तो मनीष के दोनों विकेट कहाँ आएंगे, यहाँ पे ये आए 2 विकेट। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मनीष के 2 विकेट एक ट्रायल, तो ट्रायल कितनी हो गई, 1 2 3 4, और विकेट कितने हो गए 5, क्योंकि एक ट्रायल के अंदर एटलीस्ट 1 विकेट तो चाहिए ही चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे भी। ठीक है, क्लियर है क्या पॉइंट यहां तक, पॉइंट क्लियर है। अब अगर आपके मन में आ रहा है कि इससे 2 कहां से आया, क्योंकि भाई मुझे मना नहीं करा है तो मैं डाल सकता हूं डेफिनेटली, 4 ट्रायल के अंदर 5 कैसे आएगा, बाकी मेरी कंडीशंस फुलफिल नहीं होगी, इसका पूरा हो चुका है कोटा। ठीक है, यहाँ पे 2 ये बाकी है, अब और स्पेस बाकी है मेरे पास में, अब स्पेस बाकी है। अब मुझे बात बताओ विकेट क्या बचे, टोटल विकेट या तो 1 है या 2 और बाकी है, 1 या 2 और बाकी है। अगर अभय का टोटल विकेट्स 1 हो जाते हैं, अभय के टोटल विकेट्स अगर 1 हो जाते हैं ना, तो पी के दोनों विकेट्स यहां आ जाएंगे, पी के दोनों विकेट्स यहां आ जाएंगे और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर अभय का 1 आता है तो पी के क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट। लेकिन अगर अभय के 2 होते हैं, अभय के 2 होते हैं तो इसको 1 होना पड़ेगा। अब अभय का 2 जो होगा
एक तो ऑलरेडी यहाँ है, तो अगर अभय का यहाँ होता है तो पी का यहाँ आएगा, और अभय का यहाँ होता है तो पी का यहाँ आएगा, क्योंकि एक एक ऑलरेडी विकेट्स आ चुके हैं और एक एक ही आ सकते हैं इन कॉलम में। तो इसका यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा। ये पॉसिबिलिटी मेरे सामने थोड़ी सी अभी बाकी चल रही है, इस पॉसिबिलिटी को अपन को गेम खेलना है, ठीक है। तो इसके बाद सॉल्व नहीं हो सकता, मेरे को ज्यादा आइडिया लग रहा है। इसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस पे जाना पड़ेगा। हाउ मेनी विकेट्स वर टेकन इन ट्रायल 6? ट्रायल 6 के अंदर एक ही विकेट लिया गया था। इफ पार्थ हैड टेकन विकेट इन ट्रायल 8, इसको अच्छे से लिखते हैं अपन। अगर पार्थ ने ट्रायल 8 में विकेट लिया, पार्थ ने ट्रायल 8 में विकेट लिया, तो 8 में विकेट लिया, 8 में विकेट ले चुका पार्थ। अगर ले चुका तो यहाँ पे एक भी विकेट नहीं आएगा, यहाँ पे एक भी विकेट नहीं आएगा। Then which of the following cannot be true? कौन सा ट्रू नहीं हो सकता, कौन सा सच नहीं हो सकता? अभय had taken wicket in trial 10, तो क्या अभय ट्रायल 10 में विकेट ले सकता है? ले तो सकता है, तो ये तो ट्रू हो सकता है सर, तो ये तो गलत बात हो गई। नकुल had taken wicket in trial 8, नकुल ट्रायल 8 में विकेट ले सकता है सर, ले रहा है तो पहले ही, ये क्या बता रहा हूँ। पी had taken wicket in trial 10, क्या पी ट्रायल 10 में विकेट ले सकता है? ले सकता है, क्योंकि अभय को 0 कर दूं, इसको अभय को 1 कर दूं और इसको 2 कर दूं, तो पार्थ भी ले सकता है एक और विकेट। अभय ट्रायल 8 के अंदर नहीं सर, अभय ट्रायल 8 के अंदर विकेट नहीं ले सकता, क्योंकि ट्रायल 8 का कोटा पूरा हो चुका है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। Which of the following is the correct sequence of wickets taken in trial 2, 4, 6, 8? 2, 4, 6, 8 का है 3, 2, 1, 2, ये मुझे याद हो गया है, 3, 2, 1, 2, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following statement is true? कौन सा ट्रू है? भानु एंड नकुल नेवर टुक विकेट इन सेम ट्रायल। भानु और नकुल ने कभी भी सेम ट्रायल में विकेट नहीं लिया। भानु और नकुल ने कभी भी सेम ट्रायल में विकेट नहीं लिया। सर लिया है सर, लिया है, तो आप कह रहे हो जो गलत है, आप जो कह रहे हो वो गलत है सर। कौन सा ट्रू पूछा, ही पूछा है, तो ये वाली बात तो सच नहीं है। अभय एंड प्रताप नेवर टुक विकेट इन सेम ट्रायल, हाँ सर, अभय और प्रताप कभी भी सेम ट्रायल में विकेट नहीं ले सकते। अभय प्रताप कभी भी नहीं ले सकते, उसको मैं इरेज कर देता हूँ ना, ये पॉसिबिलिटी बाकी है अपनी। अभय और प्रताप कभी भी सेम ट्रायल में विकेट नहीं ले सकते, दैट्स व्हाई आंसर इज गोइंग टू बी स्टेटमेंट सेकंड ओनली, ठीक है। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स कौन सा है, तो पहले उनको पता करते फिर निकालते हैं। एग्जैक्टली दो बॉलर्स टुक विकेट्स इन एटलीस्ट 2 consecutive ट्रायल्स, ठीक है। इसने consecutive ट्रायल में विकेट लिया कि नहीं? इसने consecutive विकेट्स लिए, यस, इसने consecutive लिए, इसने भी consecutive लिए, ये 2 आ रहे हैं। इसने consecutive नहीं लिए, इसने consecutive नहीं लिए, तो मतलब सर 2 मेरे पास है, तो एग्जैक्टली 2 बॉलर्स, हाँ सर। टुक विकेट्स इन एटलीस्ट 2 consecutive ट्रायल्स, हाँ सर, 2 consecutive ट्रायल्स के अंदर उन्होंने विकेट लिए लगातार, तो मतलब ये वाली बात तो ट्रू है सर, ये वाली बात तो क्या ट्रू है। लेकिन मुझे क्या पूछा, फॉल्स, तो ये तो ट्रू हो गई। नकुल नेवर टुक विकेट इन consecutive ट्रायल्स, नकुल ने कभी भी consecutive ट्रायल्स में विकेट नहीं लिए, हाँ सर, ये वाली बात भी ट्रू है सर, दिस इज अगेन ट्रू, तो ये तो दोनों ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? फॉल्स तो सर दोनों ही नहीं है, तो नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, दोनों ही बात सच है। यहाँ पे लैंग्वेज का गेम होता है, यहाँ पे क्या होता है, लैंग्वेज का गेम भारी पड़ जाता है। क्लियर अ पॉइंट? तो ये है हमारे सामने आज का पार्ट 1 ऑफ ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट बाय एस्कैट के DILR सेक्शन का डिस्कशन, जहां हमने 2 सेट्स को अच्छे से डिकोड किया कि सर उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उनका मीनिंग क्या हो सकता है। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर है कि कैसे सर ये दोनों अपन सेट सॉल्व कर सकते थे एग्जाम के अंदर। लेकिन अब इतनी सी बात याद रखो कि आज समझ में आ गया ना तो बेस्ट है, आज समझ में आया तो बढ़िया है ना भाई, आगे और समझ में आता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बना लो, अच्छे से फिर से एक बार अपने लेवल पे सॉल्व करो, तभी जाके क्लैरिटी मिलेगी और तभी जाके तुम्हें समझ में आएगा कि मुझे क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां 2 सेट्स और बाकी जिनको डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।